हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन वाले यूनिट का एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और ये इस यूनिट का जो भी क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और इसके बाद फिर हम लोग इसके एक दो और भी क्लासेस में इससे रिलेटेड एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग किसी दूसरे यूनिट के एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इसके पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, कंटेंट थे, उसका अध्ययन कराया था। और उससे रिलेटेड फिर दो क्लासेस में आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू का भी अध्ययन कराया था। इसी तरह से हम लोग देखिए हर यूनिट के महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे और इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपके फर्स्ट पेपर में इन सब यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपने परीक्षा में आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसा कि देखिए सिलेबस में मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग सिलेबस देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके इन सभी यूनिट से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस 50 क्वेश्चंस में आपको 20 क्वेश्चन जो हैं सही करने होते हैं। यानी क्वालिफाई होने के लिए आपके कम से कम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो फर्स्ट पेपर में आपका 30+ क्वेश्चन सही होना चाहिए, तब जाके आपका ओवरऑल जो है स्कोर अच्छा होगा और जिससे आप जेआरएफ जो है पा सकते हैं, नेट भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ऐसे जनरली 20 क्वेश्चन सही करना है, लेकिन 20 क्वेश्चन से ही काम चलने वाला नहीं है। क्यों? अगर आप इधर 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो उधर आपके सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन इधर अगर आपने ज्यादा स्कोर कर दिया 30+, 35+ कर दिया आपने, तो उधर कम क्वेश्चन भी रहेगा तो भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा और आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज का हम लोग शुरू करते हैं। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन है सब देखिए इंपॉर्टेंट है और सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है, देखिए ये पूछा जा रहा है कि ये यूनान में अच्छे सुवक्ता के लिए यानी अच्छा वक्ता किस चीज पर बल देता है। यानी कम्युनिकेशन जब किया जाता है एक सुवक्ता यानी सुगम तरीके से, बेहतर तरीके से बात करने वाला जो वक्ता होता है वो अपने संप्रेषण में किन तत्वों पर बल देता है और कहां पर? यूनान में यानी ग्रीक में। तो देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि यूनानी वाक पटुतापूर्ण संप्रेषण में किन तत्वों पर बल दिया जाता था। यानी यूनान में जो सुवक्ता लोग होते थे वो किन चीजों पर, किन संप्रेषण के तत्वों पर बल देते थे। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि विलंबित प्रतिपुष्टि यानी डिलेड फीडबैक। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, निम्न वर्ग की भाषा। तीसरा दिया गया है शुभंकर लोगो। चौथा दिया है लोकाचार इथॉस। पांचवा दिया गया है करुण भाव पैथोस। तो देखिए जो यूनान में जो वाक पटुतापूर्ण थे, वो जो सुवक्ता लोग होते थे वो किस किस चीज पर बल देते थे ज्यादा? देखिए वो विलंबित प्रतिपुष्टि पर बल नहीं देते थे, निम्न वर्ग की भाषा पर नहीं देते थे, यानी ये जो भाषा इस्तेमाल करते थे वो भाषा जो होती थी बेहतर उच्च वर्ग की भाषा हुआ करती थी। और डिलेड फीडबैक में ये बल नहीं देते, यानी फीडबैक देर से मिले इस चीज पर वो बल नहीं देते, बल्कि किस पे देते? फीडबैक उनको तुरंत मिलना चाहिए। अगला देखिए क्या है कि वो लोग शुभंकर यानी लोगों पर बल देते थे, लोकाचार पर बल देते थे, करुण भाव पर यानी उनकी जो भाषा होती थी बहुत करुण होती थी, बहुत रूड नहीं होती थी, बहुत सख्त नहीं होती थी। तो देखिए ये दो चीजों पर ये लोग नहीं गौर करते थे, ये तीन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इनके अनुसार देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए क्या क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए, बी और सी। दूसरा दिया गया है बी, सी और डी। तीसरा दिया गया है ए, बी और डी। चौथा दिया गया है सी, डी और ई। अब देखिए इसमें हमारा पहला और दूसरा जो है नहीं होगा, यानी ए और बी जिसमें होगा वो नहीं होगा। यानी देखिए इसमें ए, बी दोनों है या नहीं होगा। इसमें देखिए बी है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ए, बी दोनों दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ए, बी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा राइट आंसर? सी, डी और ई। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा?
राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यूनानी लोग जो सुवक्ता थे वाक्पटुतापूर्ण संप्रेषण में निम्न तत्वों पर बल देते थे। पहला किस चीज पर बल देते थे, शुभंकर पर यानी लोगों पर, लोकाचार पर, इथॉस पर, करुण भाव पैथॉस पर। ठीक है, चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट के आधार पर हमको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया, यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्तीय परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। दूसरा दिया गया है मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी। आप देखिए इसमें पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आप देखिए पहला कथन है कि यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। इसका मतलब कि यदि हम संप्रेषण में संचारण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे तो जो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली है उसको प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। यानी ये देखिए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा देखिए कथन क्या दिया गया है कि मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी। ये कोई देखिए गारंटी नहीं है कि मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की जो प्रतिरोधक प्रणाली है वो मजबूत होगी, हो सकता है नहीं भी हो सकती है। देखिए इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा दिया गया है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। चौथा दिया गया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया कि ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि हम संचारण संप्रेषण का सिद्धांत प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अभिक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी, यानी ये चीज सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है मैंने क्या कहा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि इस तरह से प्रतिरोधक प्रणाली उसकी मजबूत होगी, श्योर नहीं है। तो यानी हमारा जो है कथन 1 जो है स्टेटमेंट 1 सही होगा। तो स्टेटमेंट 1 देखिए इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 1 और 2 दोनों असत्य है, भी नहीं होगा। इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, ये देखिए राइट होगा। ये देखिए नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आंसर सी हो गया। देखिए यदि हम संचारण संप्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करें तो निष्क्रिय सुरक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित किए जाने पर सुरक्षा अनुक्रिया अभिवृत्ति परिवर्तन का प्रतिरोध करेगी। पहला स्टेटमेंट था यह संभव नहीं है कि मजबूत तर्क से प्राप्तकर्ता की प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होगी, यानी कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा है कि संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध किसमें फलित होता है। यानी हम किसी भी व्यक्ति के शरीर में और मन में विरोधाभास किस प्रकार की संचार परिवेश में कैसा संचार का वातावरण रहेगा कि उसके शरीर और मन के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो किस प्रकार के वातावरण में ऐसा होता है। तो देखिए पहला दिया गया है जब व्यक्ति सतर्कता के साथ रहेगा। दूसरा दिया गया आत्म महत्व के विषय वाले वातावरण में। तीसरा रहेगा जब व्यक्ति आज्ञाकारिता वाले सिचुएशन में रहेगा, परिवेश में रहेगा। और चौथा है परिहास यानी विनोद वाले भाव में रहेगा। तो ह्यूमर वाले
भाव में रहेगा तब होगा, ऑबीडियंस आज्ञाकारिता के रूप में रहेगा तब होगा, सेल्फ इंपॉर्टेंस के तौर पे वातावरण रहेगा तब होगा, या माइंडफुलनेस रहेगा तब। तो जब व्यक्ति देखिए सतर्क रहेगा तो विरोधाभास नहीं होगा। अगर कोई भी माहौल, कोई भी ऐसा बात है जिसमें व्यक्ति अपने आत्म महत्व से संबंधित कार्य कर रहा है, बात कर रहा है, तो उसमें भी नहीं होगा। आज्ञाकारिता से संबंधित माहौल है, उस तरह की बात करनी है, तो भी व्यक्ति के शरीर और मन के बीच में किसी भी विरोधाभास नहीं रहेगा। जब व्यक्ति परिहास के मूड में रहता है, विनोद के मूड में रहता है, ह्यूमर के मूड में रहता है, आनंद के मूड में रहता है, तब जाके व्यक्ति के शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध होता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इन सब सिचुएशन में देखिए कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है वो एकदम सोच समझ के बोलता है, उसमें विरोधाभास की संभावना नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति आनंद के मूड में होता है, खुशी के मूड में होता है, तो उसमें व्यक्ति कुछ मन में कुछ और रहता है, बोलता कुछ और हो सकता है, मन से निकल सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। संचार परिवेश में शरीर और मन के बीच विरोधाभासी संबंध देखिए परिहास या विनोद के समय में फलित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किन किन में गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा विषय है जिसमें गैर शाब्दिक संचार का उपयोग किया जाता है, यानी बिना शब्द का भी उपयोग करके इशारों से चीजों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से विषय दिए गए। पहला दिया गया है भौतिक शास्त्र फिजिक्स, दूसरा दिया गया है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, तीसरा दिया गया भाषा विज्ञान, चौथा दिया गया है सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान, और पांचवा दिया गया है मानव शास्त्र। तो देखिए कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें गैर शाब्दिक संचार का अध्ययन किया जाता है। गैर शाब्दिक संचार को देखिए क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि इशारों के माध्यम से। तो इशारों के माध्यम से देखिए कहाँ कहाँ चीजों को बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है पहला कि ए बी और सी ओनली, दूसरा दिया गया है देखिए बी सी और डी, तीसरा दिया गया है सी डी और ई, चौथा दिया गया है ए बी और ई। अब देखिए भौतिक शास्त्र जो विषय है यानी फिजिक्स जो है, इसमें देखिए गैर शाब्दिक संचार का उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए शाब्दिक संचार का उपयोग किया जाएगा। रसायन शास्त्र में भी देखिए गैर शाब्दिक संचार का उपयोग उतना नहीं किया जाता अध्ययन के लिए। भाषा विज्ञान में देखिए किया जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान में भी किया जाएगा, और मानव शास्त्र में भी किया जाएगा। यानी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी डी और ई, यानी ऑप्शन नंबर देखिए ये दोनों नहीं होंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी डी और ई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इन विषयों को गैर शाब्दिक संचार के माध्यम से भी अध्ययन कराया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए ये गैर शाब्दिक संचार, देखिए मैंने आप लोग को जब ये यूनिट पढ़ाया था तो बताया था कि यह संप्रेषण का ऐसा रूप होता है जिसमें शब्दों का उपयोग न करके बल्कि इशारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से चीजों को समझाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। देखिए इसके साधन क्या क्या होते हैं, जैसे इशारे होते हैं, भंगिमाएं होती हैं, लहजा होता है, विराम होता है, मुद्राएं होती हैं, हास्य होता है, आंसू होता है, हाव भाव होता है, नेत्र का संपर्क होता है, स्पर्श होता है, पराभाषा होता है, पहनावा होता है, केश सज्जा इत्यादि। यानी इतनी सारी चीजों के माध्यम से बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। ये जो तीनों विषय थे, जो सामाजिक मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, और तीसरा जो विषय क्या था जो आप लोगों ने देखा अभी, मानव शास्त्र। तो इन सभी विषयों में बहुत कुछ जो है बिना कुछ कहे अपने इशारों के द्वारा, अपने सिचुएशंस के द्वारा, अपने भाव के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
तो देखिए इसके अनुसार देखिए हमारा जो है इसके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भाषा विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और मानव शास्त्र। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में देखिए केवल इशारों के माध्यम से सब कुछ समझाना संभव नहीं होता है, बल्कि वहां प्रयोग करके, वहां चित्र दिखा के, इमेज दिखा के, उदाहरण से तब जाके बताना होगा, तब जाके सही तरीके से अध्ययन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि पाश्चात्य संचार अवधारणा किससे अभिलक्षणित होती है, यानी जो पश्चिमी संचार का कॉन्सेप्ट है वो निम्न में से किससे अभिलक्षणित होता है, यानी इससे कैसे उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। तो देखिए पहला दिया गया है कि बहुदिशात्मकता, यानी एक से अधिक दिशा में। दूसरा दिया गया है एक दिशात्मकता। तीसरा दिया गया है अर्थांतरण। चौथा दिया गया है संदेश केंद्रिकता और पांचवा दिया गया है सुनम्य अनुक्रमण। तो देखिए जो पश्चिमी संचार की अवधारणा है वो देखिए बहुदिशात्मकता से संबंधित नहीं होती, यानी उससे अभिलक्षणित, उससे कैरेक्टराइज नहीं होती है। एक दिशात्मकता से देखिए होती है। ट्रांसफर ऑफ मीनिंग ये भी होता है। संदेश की जो संदेश भेजा जाता है वो क्या होता है, केंद्रीकृत होता है, ये भी होता है। और इसका जो सीक्वेंस होता है फ्लेक्सिबल होता है, ये नहीं होता है, यानी ये जो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। तो देखिए इसमें पहला और पांचवा नहीं होगा, यानी बी सी डी जो है राइट होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ए, बी और सी। तो अभी मैंने क्या बताया कि पहला वाला सही नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, बी, सी और ई। बी, सी तो सही है लेकिन ई नहीं है, ये नहीं होगा। तीसरा दिया गया देखिए ए, बी और ई, यानी ए तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, यानी ए भी नहीं होगा। चौथा दिया गया देखिए बी, सी और डी, ये होगा राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए यूनिडायरेक्शनलिटी यानी एक दिशात्मक, अर्थ का स्थानांतरण, यानी जो कुछ भी कहा जाएगा वो अर्थपूर्ण होगा, बिना अर्थ का नहीं होगा। और संदेश केंद्रिकता, संदेश मतलब एक ही जगह से भेजा जाएगा, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सब पश्चिमी संचार अवधारणा की विशेषता है, यानी एक दिशा में संदेश जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। जिस व्यक्ति को कहना है उसी को बात बताई जाएगी और उस बात का कोई अर्थ होगा और वो बात एक ही स्रोत से भेजी जाएगी, उसमें बीच में कोई अपनी बात नहीं डाल सकता। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी संचार का प्राथमिक लक्ष्य जो होता है अनुनय के माध्यम से प्रभावित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सादृश्य मीडिया में विषय वस्तु, यानी जो एनालॉग मीडियम होता है उसमें जो विषय वस्तु होती है वो किस प्रकार की होती है। इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है कि गैर रेखीय होती है, रेखीय होता है, संवादात्मक होती है और अनुकूलित होती है। तो देखिए जो मीडिया का प्रकार होता है, मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो दो प्रकार से होता है, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। तो एनालॉग मीडिया जो होती है वो देखिए गैर रेखीय नहीं होती है, इसमें लिखा गया है गैर रेखीय होती है, तो गैर रेखीय नहीं होती है। यह कैसी होती है, रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। इंटरैक्टिव संवादात्मक होती है, नहीं होती है। कस्टमाइज होती है, कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, यह रेखीय होती। आप लोगों ने इसका उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया था पढ़ाते समय कि जैसे देखिए जो एनालॉग मीडिया होता है उसमें उसका उदाहरण देखिए मैंने क्या बताया था कि बहुत सा ऐसा माध्यम जिसमें से पहले से बहुत सी चीजें छपी रहती हैं और वो केवल हमें दृश्य के रूप में दिखाई पड़ती है। इसका उदाहरण देखिए मैंने बताया था पेट्रोल पंप जो पुराना वाला होता है,
पहले वाला जो, उसी प्रकार से देखिए गाड़ियों का जो मीटर होता है, तो इससे भी देखिए संदेश मिलता है, वो एक रेखी होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। बस पहले से जो चीजें, जैसे देखिए पहले वाला जो घड़ी आता था उसमें भी देखिए जो घड़ी की सुइयां होती थी पहले से छपी होती थी, वो आजकल के डिजिटल क्लॉक की तरह नहीं होती थी कि जितना बजेगा उतना सोए, उसमें पहले से आपका सब कुछ लिखा रहता था और घड़ी की सुई वहां पर घूम के जाती थी तो हमको पता चलता था कि इतना बज रहा है। उसी प्रकार से गाड़ियों के मीटर में भी जब घड़ी की सुई वहां पर पहुंचती थी तो हमको पता चलता था कि हमारे गाड़ी की स्पीड इतनी है, हमारा पेट्रोल जो है इतना कम है, इतना है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए गैर रेखी नहीं होता है, ये रेखी होता है, संवादात्मक भी नहीं होता है और अनुकूलित नहीं होता है। ठीक है, कस्टमाइज नहीं होता है, यानी हम अपने अनुसार इसमें हेर फेर नहीं कर सकते। अब इसकी देखिए ये सब जितनी चीजें वो पहले से फिक्स बना दी जाती है उसे, उसमें हम बदलाव नहीं, लेकिन जब डिजिटल होता है तो उसमें हम अपने अनुसार बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एनालॉग मीडिया के किसी भी रूप को संदर्भित करता है, डिजिटल मीडिया के विपरीत सूचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरंतर और भिन्न भौतिक संकेतों का उपयोग करते। देखिए डिजिटल मीडिया से डिफरेंट होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिजिटल मीडिया को हम अपने अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं लेकिन एनालॉग को नहीं कर सकते। देखिए एनालॉग मीडिया की जो विषय वस्तु होती है देखिए लीनियर होती है, एक रेखीय होती है। इसके उदाहरण देखिए फॉन्ट आधारित मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया, टेलीग्राफ, टेलीफोन इत्यादि भी हैं। यानी इसमें देखिए जब हम किसी से टेलीग्राफ भेजते हैं, टेलीफोन भेजते हैं तो वो एक लीनियर माध्यम से होता है, यानी अलग अलग दिशा में नहीं जाता है। ठीक, आजकल देखिए अब जो डिजिटल फोन आ गए हैं, एंड्रॉयड फोन आ गए हैं, अब वो देखिए एक रेखी नहीं है, उसमें देखिए हम लोग किसी से कॉन्फ्रेंस पे भी बात करते हैं, पहले की ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो ये सब क्या है, ये जो है एनालॉग मीडिया में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, तकनीकी विकास के कारण संचार जनसंचार बन गया है, यानी तकनीक के विकास की वजह से जो संचार था वो अब जनसंचार के रूप में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है, उपग्रहों और कंप्यूटरों के आगमन के साथ संचार पहले से कहीं अधिक कुशल और जटिल हो गया है। तो देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिए थे, अब इन्हीं दो स्टेटमेंट के आधार पे आपको राइट ऑप्शन का चयन करना था, यानी उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों कथन 1 और 2 गलत हैं। तीसरा दिया कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कथन 1 गलत और कथन 2 सही। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट तकनीक के विकास के कारण ही संचार देखिए जनसंचार बन पाया। पहले क्या था, तकनीक का विकास नहीं हुआ था तो कोई भी बात किसी को कही जाती थी, सभी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी, तो किसी भी बात को कहने में बहुत टाइम लगता था। अब तो देखिए किसी के मुंह से कोई बात निकलती नहीं है, सब जगह फैल जाती है। तो ये देखिए क्या होगा, ये राइट हो जाएगा। उपग्रहों यानी सैटेलाइट और कंप्यूटरों के आवागमन से, यानी ये जब आ गए हैं तब से संचार पहले से कहीं अधिक हो गया है और जटिल हो गया है। तो देखिए इसका क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 आर राइट। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत, यानी इस क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, देखिए तकनीकी विकास के कारण संचार जो है अब जनसंचार बन गया है। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। देखिए संचार के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान, जन जागरूकता, जुड़ाव आदि पर प्रभाव डालती है। उपग्रहों और कंप्यूटरों के आगमन के साथ संचार से पहले कहीं अधिक कुशल और जटिल हो गया है। तो दोनों कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के माध्यम से संचारित किया जाता है उसे संचार के रूप में पहचाना जाता है। यानी वह संचार की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के रूप में संचारित किया जाता है, यानी बिना ऐसा कोई संचार जिसमें मीडियम का उपयोग किया जाए
तो मीडिया का उपयोग करके, मीडियम का उपयोग करके जिस प्रकार के संचार को संचारित किया जाता है, यानी ऐसी बात जिसमें हम किसी माध्यम का उपयोग करके तब उसको किसी के पास पहुंचा रहे हैं, तो उस प्रकार को क्या कहा जाता है, उसको किस रूप में पहचाना जाता है। तो पहला दिया गया देखिए फॉर्मेटिव या रचनात्मक, दूसरा दिया गया इंटरकनेक्टिव अंतर संयोजी, तीसरा दिया गया है माध्यस्थ और चौथा दिया गया है औपचारिक। तो देखिए रचनात्मक नहीं होगा, अंतर संयोजी भी नहीं होगा, मीडिएटेड माध्यम का उपयोग करके किया जा रहा है तो क्या होगा, माध्यस्थ होगा, औपचारिक फॉर्मेटिव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लियर हो जा रहा है कि किसी माध्यम से जब संचारित किया जाता है तो इस प्रकार को क्या कहा जाएगा, संचार का कौन सा रूप कहा जाएगा, माध्यस्थ। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माध्यस्थ संचार को किसी भी मानव संचार के रूप में परिभाषित किया गया है जो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से होता है। यानी ये तभी पहुंचाया जा सकता है जब किसी माध्यम का उपयोग किया जाएगा, और माध्यम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में। या उन संचार रूपों को संदर्भित करता है जो मध्यस्थ प्रारूपों जैसे संदेश, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से होते हैं। यानी इस प्रकार से जब संचार किया जाता है ईमेल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, तो इसी के अंतर्गत आता है। यानी हम किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं तो हम कहने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, ईमेल का उपयोग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। फेसबुक के माध्यम से हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मध्यस्थ संचार का उदाहरण हो। ठीक, यानी इसमें मीडियम का उपयोग कौन सा होगा, ईमेल का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। डायरेक्ट हम कोई बात किसी से नहीं कह रहे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों को निर्विशेषता यानी अमूर्तता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, यानी वो हमको मूर्त रूप में दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखिए अमूर्तता का जो क्रम है वो बढ़ते क्रम में कौन कौन सा है। तो पहला देखिए क्या है, दिया गया है मोबाइल टेलीफोन, दूसरा दिया गया एंड्रॉयड फोन, तीसरा दिया गया है संचार उपकरण और चौथा दिया गया है टेलीफोन। ठीक है, अब देखिए जो अमूर्त होता है यानी इसमें अमूर्तता का बढ़ता क्रम होता है, तो यानी अमूर्तता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बहुत से ऐसे संचार के तरीके होते हैं जिसमें कोई चीज हमें दिखती नहीं। देखिए मूर्त अमूर्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा माध्यम जो हमें छू सके, जिसको हम देख सके, उसको जिसको महसूस कर सकें, तो इस प्रकार का, यानी मूर्त रूप में होना चाहिए, ठोस रूप में होना चाहिए। तो ठोस रूप में देखिए संचार जो है वो किस में देखिए आएगा, टेलीफोन है, संचारण उपकरण है, मोबाइल टेलीफोन है और एंड्रॉयड फोन भी। तो इसकी जो मोबाइल टेलीफोन होता है उसमें अमूर्तता देखिए थोड़ी जो है कम होती है। एंड्रॉयड फोन देखिए इसमें ज्यादा होती है, इसके मुकाबले ज्यादा होती है। इसके बाद फिर देखिए ये जो टेलीफोन होता है इसमें भी होती है, संचार उपकरण में थोड़ी कम होती है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इनको हमको अमूर्तता के बढ़ते क्रम में सजाना, यानी किसमें अमूर्तता बहुत ज्यादा होती है। तो बढ़ता सबसे ज्यादा अमूर्तता किसमें होती है, एंड्रॉयड फोन में। तो ये होगा पहला। दूसरा देखिए मोबाइल टेलीफोन होगा, तीसरा देखिए टेलीफोन होगा और चौथा संचार उपकरण। तो इस क्रम से इसको सजाएंगे। अब देखिए इसमें हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, BADC, दूसरा दिया गया BDAC, तीसरा दिया गया CDAB, चौथा दिया गया CABD। अब देखिए हमारा पहला यानी बी जिसमें पहला होगा वो हमारा देखिए बी, इसमें ये दोनों तो नहीं होंगे, यानी इसको देखिए एलिमिनेशन मेथड से हटा देंगे हम लोग, ये नहीं होगा। बी देखिए इन दोनों में पहला दिया गया है। अब देखिए बी इसमें भी दिया है, इसमें दिया गया, तो यानी पहला ए है और दूसरा देखिए क्या है ये। इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अमूर्तता का जो बढ़ता क्रम है, तो सबसे पहले देखिए एंड्रॉयड फोन, उसके बाद मोबाइल टेलीफोन, उसके बाद देखिए टेलीफोन, उसके बाद संचार उपकरण। ठीक है,
देखिए सबसे पहले संचार उपकरण, फिर देखिए टेलीफोन आए, फिर मोबाइल टेलीफोन आया, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फोन आया। यानी ये देखिए कैसे क्रम वाइज हुआ है। सबसे पहले संचार के उपकरण, लोगों के पास मोबाइल नहीं रहते थे, वो बात करते थे किसी संचार उपकरण के माध्यम से। फिर देखिए टेलीफोन आ गया वायर वाला, उसके बाद फिर देखिए मोबाइल आ गया छोटा वाला जो कीपैड वाला, उसके बाद फिर देखिए एंड्रॉयड फोन आ गया। तो ये क्रम वाइज धीरे धीरे बढ़ता था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मीडिया का उल्लेख प्रायः एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी मीडिया है जिसको लोगों के द्वारा बोला जाता है या प्रायः कहा जाता है कि एक दिन का उत्तम विक्रेता, यानी यह एक दिन ही इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, उसके बाद इसका महत्व घट जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है रेडियो, दूसरा दिया गया है इंटरनेट, तीसरा दिया गया है उपन्यास और चौथा दिया गया है समाचार पत्र। अब देखिए रेडियो जो है ये एक दिन में नहीं होता, इसका महत्व देखिए बहुत लंबा होता है, इसको लोग बार बार हमेशा हर समय सुन सकते हैं। इंटरनेट देखिए ये लाइफ टाइम हमेशा यूज के लिए है। उपन्यास भी देखिए जब जिसकी इच्छा होती है, जब समय होता है, जैसे होता है पढ़ता है। न्यूज़पेपर देखिए डेली वाइज इसका महत्व होता है, यानी एक दिन का उत्तम विक्रेता होता है। जिस दिन का न्यूज़पेपर रहता है उसी दिन इसका महत्व रहता है, उसके बाद लोग इसको देखिए रद्दी के भाव में बेचते हैं, इसका वैल्यू घट जाता है। जिस दिन का पेपर रहेगा उस दिन आप इसको खरीदेंगे तो एक पेपर 8 से 10 रुपए का मिलेगा, और जब इसका दिन डेट खत्म हो जाएगा तो यही पेपर आपको 8 से 10 रुपए किलो के भाव में मिलेगा। तो ये एक दिन का उत्तम विक्रेता है समाचार पत्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र को प्रायः एक दिन का उत्तम विक्रेता के रूप में उल्लेख किया जाए, यानी ये ऐसा मीडिया का माध्यम है जो एक दिन का उत्तम विक्रेता कहलाता है। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये इस प्रकार से इस सीरीज आज की क्लास का देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो उसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, किसके संबंध में किया जाता है। तो देखिए पहला दिया गया है मुखोन्मुख संप्रेषण, दूसरा है देखिए रेडियो प्रसारण, तीसरा है दूरदर्शन मनोरंजन और चौथा है इंटरनेट का उपयोग। यानी सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है। तो देखिए जो भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो वो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, फेस टू फेस जो होता है उसको ज्यादा बेहतर माना जाता है। यानी किसी से फेस टू फेस आमने सामने जो बात होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाकी जो संप्रेषण है रेडियो प्रसारण के माध्यम से, दूरदर्शन मनोरंजन के माध्यम से या इंटरनेट के उपयोग के द्वारा, तो उनको उतना बेहतर नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि उसमें छेड़छाड़ की जा सकती। इसलिए आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं इस चीज को कैसे विश्वास करूं, ये जब तक मैं फेस टू फेस बात नहीं करूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, या उनके सामने आमने सामने जब बात होगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर इन सब के माध्यम से अगर कोई बात हो रही है, लोग कहते हैं कि इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में किसी न किसी मीडियम माध्यम का उपयोग किया जाता है। और जब फेस टू फेस बात होती है, जो मुखोन्मुख संप्रेषण होता है, उसमें जो है बात को बहुत सही माना जाता है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ये रेडियो प्रसारण नहीं होना चाहिए, दूरदर्शन मनोरंजन नहीं होना चाहिए, इंटरनेट का उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में देखिए आंसर ए होगा। इसमें देखिए क्या दिया है, सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन मुखोन्मुख संप्रेषण के संबंध में किया जाता है। यह संप्रेषण हमें शब्दों, बोलने व लिखने के माध्यम से लोगों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के साथ साथ जानकारी व दिशा भी प्रदान करें। यानी जब हम किसी के साथ फेस टू फेस बात करते हैं, फेस टू फेस
कोई भी बात कहते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो इससे हमें शब्दों, बोलने और लिखने के माध्यम के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है। यानी किसी का लहजा पता चल जाता है, वो कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, कैसे शब्दों का उपयोग करता है। ये सारी चीजें हमको फेस टू फेस कम्युनिकेशन से पता चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। और आज हम लोगों ने इस कम्युनिकेशन वाले यूनिट से 11 या 11 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया। आप लोग इसको एक बार जो मैंने इस यूनिट को पढ़ाया है, जो यूजीसी नेट वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में और भी आसानी होगी और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो उतना सब मैंने पढ़ा है उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कुछ क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप के भी हैं, लेकिन उस चीज को जब आप पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से इनको सॉल्व करना आसान। ठीक है, और मुझे किसी को किसी भी पॉइंट पर डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैंने अपने तरीके से देखिए आप लोगों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी से समझ में आई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।